जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पहले पुस्तक कैसे पढ़ें, हमने देखा। अब सबसे अहम चीज है याद कैसे रखें। याद कैसे रखें मैंने हाउ टू मेमोराइज नहीं, क्योंकि मेमोराइज करना याद करना नहीं, वो याद कैसे रखना नहीं है। हाउ टू रिकॉल, कैसे याद रखें। हाउ टू रिमेम्बर, कैसे उसको स्मरण करें। क्योंकि देखिए मेमोराइज भी हम कर सकते हैं, हमको मेमोराइज करने में से कोई परहेज नहीं है। अगर हम कोई चीज समझ चुके हैं तो कुछ आंकड़ों को लिखने के लिए मेमोराइज करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर हम पैराग्राफ को मेमोराइज करना चाहते हैं कि हम किसी पूरे पैराग्राफ को याद कर ले रूट लर्निंग के थ्रू, या बिना समझे हुए आंकड़ों को याद कर ले, तो बिल्कुल ही पेड़ पर सो जाने के बराबर हो। क्योंकि वो कभी भी रिलायबल नहीं हो, कभी भी वक्त पर वो हमें धोखा दे सकता। तो मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि एक कहावत है, वेल बिगन हाफ डन। जब आपकी रीडिंग सुधर जाएगी तो आपका स्मरण शक्ति ऑटोमेटिक अच्छा हो जाए। कारण कारण इसलिए क्योंकि अगर कोई चीज मेमोराइज अपनी मेमोरी में रखनी है, मैं अपने टीचर्स को भी, अपने मेंटोर्स को भी ये बात जब बार बार डिस्कस करता हूं तो मैं ये बात उन तक पहुंचाता हूं। स्टूडेंट्स को तो क्लास में पढ़ाया डेली मैं ये बात रिमाइंड करता हूं कि कैसे चीजों को याद रखें। देखिए एक बात बताता हूं, जैसे 1929-30 से पहले जब विश्व में आर्थिक मंदी, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं आया था, तो जो सोसाइटी हुआ करता था वो सोसाइटी एक प्रोड्यूसिंग सोसाइटी थी। मतलब माना जाता था कि कैपिटलिज्म की तरक्की तब होगी जब जितना प्रोडक्शन होगा, मतलब जितना उत्पादन होगा, पूंजीवाद की उतनी तरक्की होगी। लेकिन जब 29-30 का वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, जब मार्केट में कंजम्पशन ही कोलैप्स कर गया, तो पहली बार लोगों के दिमाग में आया कि नहीं नहीं भाई, प्रोडक्शन करने से समृद्धि नहीं आएगी, कंजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसी तरह से आप क्या पढ़ाते हो वो तभी कारगर होगा जब स्टूडेंट्स उसको याद रख सके और उसको अपने स्मरण में करके उसको राइटिंग में लिख सके। तो मैं स्टूडेंट्स, मैं आप कुछ फार्मूला आपको स्मरण रखने का बताता हूं, क्योंकि देखिए मैं अपनी मेमोरी से ही जब भी क्लास में पढ़ाता हूं तो अपनी मेमोरी से ही पढ़ाता हूं, और मैं अपने दिमाग को ही वर्कशॉप मानता हूं। मैं इतना ही नहीं, मैं सारे विषय को एक दूसरे से लिंक अपनी मेमोरी के आधार पर करता हूं। तो मैं आपको उन्हीं तरीकों पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा, आप इसको आजमा कर देखिए, आपको बहुत काम आएगा। जैसे अगर कोई चीज आपको स्मरण रखनी है तो पहला फार्मूला याद रखिए, उसको आप सूचना से समझ पर लाइए। माने यू हैव टू जस्ट डायरेक्ट इट फ्रॉम इंफॉर्मेशन लेवल टू अंडरस्टैंडिंग लेवल। मतलब उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। जैसे आप वो अंडरस्टैंडिंग उसकी अगर आपको अच्छी हो गई तो फिर बहुत, वो आप भूलेंगे नहीं। अंडरस्टैंडिंग कभी हम नहीं भूलते हैं, इंफॉर्मेशन हम भूलते हैं। अब मैं अधिकांश स्टूडेंट्स को देखता हूं कि उनका जो ज्ञान है उनके नोट्स में है, नोट्स खो गई तो पूरी दुनिया लुट गई। हालांकि देखिए नोट्स की आवश्यकता तो होती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग भी बनानी पड़ती है, तो बीच बीच में डेटाज आंकड़ा उड़ता है, तो उसको तरोताजा करने के लिए नोट्स चाहिए होता है। हम नोट्स की अहमियत को अस्वीकार नहीं करते, लेकिन अब हमारा पूरा ज्ञान नोट्स में ही रहे, हम उसका कम्युनिकेशन ना कर सके, किसी से संवाद स्थापित ना कर सके, किसी स्पीच पर बोल ना सके। आज भी मेरे अपने एक कुलीग से बात हो रही थी, तो हमने यही कहा कि भाई ऐसा क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, तो बच्चे क्लास में पूछें तो बच्चे कहे ठीक है भाई, अच्छी पढ़ाई हो रही है। लेकिन जब बच्चों से पूछूं कि भाई कोई अगर साइंस टेक का एक नॉर्मल एक एप्लीकेशन की कोई बात अपने लाइफ से संबंधित पूछ दूं, या इन्वायरमेंट से संबंधित कोई एक लाइफ संबंधित बातें पूछ दूं, तो दे आर नॉट गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन। सो इट इज द मैटर ऑफ ऑटमोस्ट डिससेटिस्फैक्शन फॉर मी कि भाई वह ज्ञान का क्या मतलब जो हम जिसको अप्लाई अपने लाइफ में ना कर सके, जो हम किसी के साथ संवाद स्थापित ना कर सके, ना कम्युनिकेट कर सके। तो हम वो ज्ञान आपको चाहते हैं कि आप में वो चीज पैदा हो, और जिस दिन वो चीज पैदा हो जाएगी आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन आंसर भी आपका हो जाएगा, हर कुछ हो जाएगा। देखिए उसका तरीका ये है
कि पहले हम टॉपिक टू टॉपिक, जैसे जो हमको मेमोराइज करना, तो जैसे हमको अ, अपनी मेमोरी में रखना है, तो पहले जब हमारे सामने सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट में जो सिलेबस आपका दिया हुआ है, आपकी सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, अगर आप उस तरीके से टॉपिक पढ़ेंगे तो वो अलग अलग करके, हमें लगता है कि जो सिलेबस सेट करने वाले हैं उन्होंने तो अपना टॉपिक दे दिया, वो टॉपिक बिल्कुल डिसजंक्चर्ड है, उसका एक दूसरे से कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, वो टॉपिक एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। हाँ, उसकी शब्दावली जानना आवश्यक है कि कई बार उस शब्दावली को आधार बनाकर वो क्वेश्चन पूछ डालते हैं, लेकिन वो सिर्फ उस पर अगर हम डिपेंड करेंगे तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले उस टॉपिक को देखेंगे, और उसके बाद उस टॉपिक को, आपके लेवल पर तो दिक्कत होगी थोड़ा सा, अगर कोई इस तरह के टीचर, खैर हालांकि तो मार्केट में इस तरह की फैशन है ही नहीं, तो मैं ही किसी लेक्चर में आपको सब्जेक्ट डिवाइड कर दिया करूंगा, तो उसमें टॉपिक के टॉपिक को हम पहले लिंक कर लें एक टॉपिक से। जैसे पहले मैं कौन सा टॉपिक पढ़ूं तो फिर किस टॉपिक में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, फिर कौन सा टॉपिक पढ़ूं तो किस टॉपिक में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, फिर कौन सा टॉपिक पढ़ूं तो किस टॉपिक में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, उस तरह का स्कीम बना लेते हैं। एक बार जब वो स्कीम हमारी बन जाएगी तो बहुत कुछ अब हम पकड़े एक टॉपिक, उस टॉपिक को जो पकड़ा, तो उस टॉपिक पे जो, जैसे आपने चैप्टर पढ़ा या नोट, तो आप नोट्स भी बनाते हो, चैप्टर बनाते हो, उसमें एक स्कीम तो होना ही चाहिए। स्कीम ये होना चाहिए कि पहले उसका एक टाइटल होना चाहिए साइंटिफिक, उस टाइटल के बाद उसका, हम जब नोट्स बनाएंगे तो उसका सेंट्रल आइडिया पहले लिखेंगे, जैसे वो चैप्टर का सेंट्रल आइडिया क्या है, और मतलब उसका थेसिस, माने उसको थेसिस कहिए, उसका थेसिस क्या है। अब उसका थेसिस जैसे अगर लिख गया, जैसे मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक है, जैसे आपको मैं क्या बताऊं, एक उदाहरण से, आपको कॉलोनियलिज्म ही, उपनिवेशवाद ही पढ़ना है, तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रभाव, यही टॉपिक है आपका, तो उसमें एक थीसिस आपका बन जाना चाहिए कि उपनिवेशवाद एक विशिष्ट प्रकार की आर्थिक पद्धति थी जिसका उद्देश्य था मातृ देश के द्वारा जो अधीनस्थ देश है उसकी अर्थव्यवस्था का दोहन कर अपने आप को समृद्ध बनाना, और मातृ देश की अर्थव्यवस्था का उपयोग अपने लाभ के लिए करना। और ब्रिटिश ने 18 सेंचुरी में भारत पर ये औपनिवेशिक संबंध थोपा, और आगे ब्रिटिश की जितनी भी नीतियां हैं, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां, इसी औपनिवेशिक हित से परिचालित है। मतलब ब्रिटिश इम्पोज द कॉलोनियल स्ट्रक्चर ऑन इंडिया। colonialism implies the exploitation of economic resources by metropolitan state to a subordinate state and to use its resources for its betterment. The British imposed this colonial structure on India in 18th century, in the second half of 18th century, and it was this colonial relation which is going to give a shape to political, administrative, social and cultural policy towards India. ये आपका थेसिस लाइन हो गया। अब उसी थेसिस लाइन के अनुसार, अब आपने थेसिस दे दिया, इसका मतलब आपका स्कीम क्लियर है। अब आप हर पैराग्राफ को उसमें तोड़िए कि भाई उपनिवेशवाद कैसे बनाया, फिर कैसे एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन में कैसे एक्सप्लॉयटेशन का रूप बदल रहा है, कैसे हमारे शोषण का रूप बदल रहा है, कैसे पहले चरण में, वाणिज्यिक चरण में कैसे शोषण किया, फिर औद्योगिक चरण में कैसे शोषण किया, वित्तीय चरण में कैसे शोषण किया, उसी के अनुकूल उनकी नीतियां कैसे बदलती रही। उनका जब वाणिज्यिक चरण था तो उनकी राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीति ये रही। जब औद्योगिक चरण आया तो उसमें ये चीज़ बदलाव हुई। जब वित्तीय चरण आया तो वो चीज़ बदलाव हुई। और जहां जहां आप उसको देंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसमें उदाहरण इनपुट करते जाएंगे। तो अब तीन चीजें बन गई। एक बन गया आपका थेसिस, उसके बाद प्रत्येक पैराग्राफ में एक सेंट्रल आइडिया बन गया, उस सेंट्रल आइडिया के साथ एक सब्सिडी आइडिया जुड़ गया, और सब्सिडी आइडिया के साथ उदाहरण जुड़ गए। तो अब आपके दिमाग में वो स्कीम इतना क्लियर है कि उसके बाद मैं बच्चों को कहता हूं कि आप उसका जो थेसिस है, सेंट्रल आइडिया है, सब्सिडियरी आइडिया है, उसको आप अलग अलग चाहे तो उस पैराग्राफ के पॉइंट में आप कर लीजिए, और पॉइंट में करके उस पॉइंट पर 2 बार, 4 बार, 5 बार मनन करिए, और मनन करके उस पर बौद्धिक जुगाली करिए। उसी स्ट्रक्चर को सोचिए
कैसे हुआ, ये हुआ, शब्दावलियां बदल जाएगी। शब्दावलियां के लिए चिंता मत करिए, आप ये मत कोशिश करिए। हाँ, कुछ शब्दावलियां तो आपकी खुद चली आएगी, कुछ वाक्य आपकी मेमोरी में खुद चले आएंगे, लेकिन आप ऐसी कोशिश मत करिए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको पूरी शब्दावलियां, सेंटेंसेस, वाक्य चले जाए तो फिर वो रटने वाली बात हो जाएगी, तो फिर आपको कष्ट दे देगा। आप उसका स्कीम अपने दिमाग में रखिए कि भाई ये मुद्दा पहले है, मुद्दे, इश्यूज, ये इश्यू है, फिर ये इश्यू है, फिर ये इश्यू है, इसके ये उदाहरण है, इसके ये उदाहरण है, तो ये स्कीम आपकी मेमोरी में बढ़ता चला जाएगा। हम अपने क्लास में स्टूडेंट्स को क्या करते हैं कि फिर जब बच्चे पढ़ते हैं तो आप जानते हैं फ्रेशर भी होते हैं, फिर पहली बार उनको करवाता हूँ, हालांकि 15-20 डेज में तो सबों को फ़ायदा नज़र आने लगता है, और जब वो 3-4 महीने जुड़े रहते हैं तो और भी बेहतर अपने को फील करते हैं। लेकिन इनिशियली हमें बड़ी दिक्कतें आती है उसमें, तो हम उनको क्या करते हैं कि एक दे देते हैं फूड फॉर थॉट। अब जैसे ये स्कीम बना दिया तो नीचे 6, 7, 8, 9 जिस तरह का चैप्टर हुआ उस तरह का पॉइंट बना दिया और कहा कि इस पॉइंट पर जाकर सोचिए घर पर। जैसे आप इसको पहले पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ के आप अपनी बौद्धिक जुगाली, उसके लिए एक टर्म मैंने यूज किया है, बौद्धिक जुगाली कर लीजिएगा, और फिर ये जो 4-5 आपके या 6 या 7 जो भी आपके फूड फॉर थॉट के स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उस स्टेटमेंट का उत्तर पाने की कोशिश करिएगा, तो आपके दिमाग में तरोताजा हो जाएगा। उसके बाद आज आप पढ़िए जो, और कल जो आपने पढ़ा है उसको आज रिवाइज कर लीजिए, और आज जो आपने पढ़ा है उसको फिर एक बार कल रिवाइज कर लीजिए, और मौका मिले तो कभी संडे को रिवाइज कर लीजिए। तो आप वीक में 3 बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो उसके बाद फिर चौथी बार आप महीने के अंत में रिवाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद वो चीज़ आपका पक्का होता चला जाएगा, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती चली जाएगी, और एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक आएगा तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक का रिलेशनशिप खोजिए, दूसरे से तीसरे का रिलेशनशिप खोजिए, तीसरे से चौथे का। तो क्या होगा, पूरी जो बुक है या पूरा टॉपिक है, सिलेबस, उसका रिलेशनशिप आपके दिमाग में आ जाएगा, वो आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, और जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं। अब मान लीजिए आप इकोनॉमी ही पढ़ते हैं तो आप जीडीपी जीएनपी पढ़ते हैं, अब उसको आप पढ़ के आपने वहां पर छोड़ दिया, अब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली, अब देख रहे हैं, आप सोचिए मन में कि यार ये क्या बात हो गई कि इंडिया का जीडीपी, मतलब अब समझ सकते हैं कि जुलाई सितंबर वाली दूसरी तिमाही है, दूसरी तिमाही में 8.2% तक बढ़ गया, जबकि हमारे पास अमेरिकन टैरिफ का प्रॉब्लम है और हम बहुत एडवर्स ट्रेड कंडीशन को फेस कर रहे हैं। संयोग से हमारे यहाँ इस तरह की स्थिति हो गई है अमेरिकन टैरिफ के कारण कि हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, वो भी भाग रहे हैं। हमारे यहाँ डॉलर की कमी पड़ रही, फिर भी हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है। एक तरफ हमारा रुपया 90 से गिर के 90.29 हो गया और हमारा जीडीपी बढ़ के 8.2% हो गया। ये डाइकोटोमी क्यों? फिर आप जीडीपी जीबीए पढ़ते हैं तो आप उसको अपने थॉट में करिए, यार ये तो बड़ी अजीब बात है, इंडिया का जीडीपी और जीबीए के रेशियो है वो दोनों बराबर हो रहा है। 8.2% अगर जीडीपी है दूसरी तिमाही में, तो जीबीए भी बढ़ के 8.1% हो गया। तो अगर जीडीपी, वैसे आप थियरी में पढ़ते हैं कि जब हम इसमें टैक्स को जोड़ते हैं, सब्सिडीज को घटाते हैं तो ये बनता है, इसमें हम सब्सिडीज को जोड़ते हैं तो ये बनता है, लेकिन अब इन दोनों का एप्लीकेशन आप जरा सोचना शुरू करिएगा डे टू डे लाइफ में, तो लगेंगे अरे ये क्या बात हो गई। इसका मतलब है कि अब टैक्स इंडिया में उतना नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उसके बजाय सब्सिडीज बढ़ रही है। तो अगर टैक्स कम हो रहा है, सब्सिडीज बढ़ रही है, तो इसको हम अच्छा लक्षण माने या बुरा लक्षण माने? फिर आपके दिमाग में आएगा कि भाई जीएसटी को सुधारा है इंडियन गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स में इंडियन गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स की दर में पिछले जो बजट है उसमें कमी लाई है, तो इन सब कारणों से टैक्स की राशि कम हो रही है। फिर आपके दिमाग में आएगा, लेकिन कुछ विशेषज्ञ तो इतना तक कह रहे थे कि टैक्स को आप रैशनलाइज कीजिएगा तो आपकी अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के नेट में आना पसंद करेंगे, क्योंकि आपकी टैक्स का अगर अधिभार ज्यादा होता है तो टैक्स इवेजन ज्यादा होता है, लोग कर चोरी करते हैं। जब आप कर की राशि कम कर देते हैं, उसको तर्कसंगत बना देते हैं, जब कर की अदायगी को आसान बना देते हैं, तो अधिक से अधिक लोग हिम्मत करके अपनी अर्थव्यवस्था को कर की परिधि में लाते हैं। और लेकिन
वो लगता है उनकी भविष्यवाणी गलत हुई। ज़्यादा लोग कर की परिधि में आए नहीं और कर की राशि में फिर भी गिरावट ही देखी जा रही है और सब्सिडी जो इधर गवर्नमेंट बढ़ा रही है, ये इलेक्शन के कारण तो नहीं, फ्री वीज के कारण तो नहीं। गवर्नमेंट जो ज़्यादा या न्यू वेलफेयरिज्म इस गवर्नमेंट का है, जिसको अरविंद पानगरिया ने कहा है। ये सब चीज़ सोचने से क्या होगा कि इकोनॉमी हमारे दिल में है, हमारे घर के अंदर है, हमारे परिवार में है। ऐसा नहीं है कि हमारे केवल नोट्स में है, हमारे केवल बुक्स में है, तो वो कैसे याद रहेगा? आप क्रिकेट मैच, मैं आपको एक बात सच्चाई बताऊं, मुझे बहुत क्रिकेट का स्कोर याद नहीं रहता। व्हाई? आई एम नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इनटू इट। हम अपने जब अगर किसी बड़े अच्छे प्लेयर के बारे में पूछना आता है, भाई कितने सेंचुरी लगाया हुआ है, तो मैं अपने बच्चों से पूछता हूं, क्योंकि आई एम नॉट, एक तो मैं वॉच नहीं करता हूं कमेंट्री, और ना उसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं। तो जाहिर है कि जिसमें हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे हमको कैसे याद रहेगा? पहले तो उसमें हम इंटरेस्ट ले, उसको अपने लाइफ थॉट प्रोसेस का हिस्सा बनाए। तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर इसका पालन करेंगे तो जरूर स्मरण रहेगा। वैसे हम आते रहेंगे। आपको तैयारी के संबंध में छोटी छोटी जो भी परेशानी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप लोग जुड़े रहिएगा और आप ये बताएंगे कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपको इससे फायदा हो रहा है कि नहीं। हम आप लोगों से अपना संवाद जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।